नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बिहार जाति आधारित गणना से जुड़े हुए कुछ सामान्य प्रश्न जो हैं और उनके उत्तर। तो सबसे पहला जो सवाल आता है यहाँ पे कि इस बिहार जाति आधारित गणना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो इसका बहुत बड़ा है। सामान्य उद्देश्य तो ये है कि बिहार में कितनी आबादी है, किस जाति की कितनी आबादी है, ये सब चीज़ पता चल जाएगा। इसके आधार पे क्या होगा कि राज्य में जितने भी कल्याण की योजनाएं होती हैं उन सभी को एक नया आयाम मिलेगा और जितने भी योजनाएं होती हैं उनको सही तरीके से किया जा सकेगा, लागू किया जा सकेगा। तो ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद का जो सवाल है कि प्रथम चरण की शुरुआत कब से होगी। तो प्रथम चरण की जो शुरुआत होने वाली है 7 जनवरी से शुरू होने वाली है ये, और 21 जनवरी 2023 तक चलेगी। 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक ये प्रथम चरण होगी, जिसमें मकान का संख्या मतलब मकान का नंबरीकरण करना है। दूसरा चरण कब शुरू होगा। तो दूसरा चरण अप्रैल और मई के महीने में शुरू होगा और ये 31 मई से पहले जो है पूर्ण हो जाना चाहिए दूसरा चरण। इसके बाद है कि इसका डाटा कब तक जारी किया जाएगा। तो इसका जो डेटा आएगा उसको जून तक जारी किया जाएगा। उसका जो डाटा होगा, फाइनल जो डाटा बन के आएगा बेल्टोन के सर्वर पे जितने भी डाटा प्राप्त होगा उसके आधार पे प्रतिवेदन आदि तैयार होने के बाद जो फाइनल डाटा प्रकाशित किया जाएगा वो जून में किया जाएगा, जून 2023 में। अगला सवाल जो आता है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक को कितना मानदेय प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो 2500 रुपये आपको मिलेगा ऑनलाइन कार्य करके, जिसमें आपका मोबाइल का खर्च है, डाटा इत्यादि का जो भी आपको खर्च आएगा उसका 2500 रुपये, ठीक है। और प्रगणक को मिलेंगे 7500, 7500 और पर्यवेक्षक को मिलेंगे 8000। ये मिलेगा दूसरे चरण की समाप्ति के बाद, और ये 2500 मिलेगा प्रथम चरण की शुरुआत से पहले ऑनलाइन खर्च के लिए 2500, और कार्य पूर्ण होने के बाद, गणना पूर्ण होने के बाद 7500 मिलेगा प्रगणक को और 8000 मिलेगा पर्यवेक्षक को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुल जो है 10,000 मिलने वाले हैं प्रगणक को और 10,500 मिलने वाले हैं पर्यवेक्षक को। अगला सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी गलत जानकारी प्रगणक को देता है तो प्रगणक को क्या करना चाहिए। तो अगर कोई जानबूझ के अपनी गलत जानकारी दे रहा है तो प्रगणक क्या करेंगे, पर्यवेक्षक को ये बताएंगे कि ये जानकारी जो है गलत दे रहे हैं। पर्यवेक्षक अपने विवेक से उस चीज़ को हल करेंगे, और अगर पर्यवेक्षक भी उस चीज़ को हल करने में असमर्थ रह रहे हैं तो वो अपने चार्ज अधिकारी को इस बात की सूचना देंगे कि ये जो है जानकारी गलत दे रहा है। अगला सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति प्रगणक के द्वारा अंकित भवन संख्या या मकान संख्या को मिटाने की या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में क्या करना है। तो उस स्थिति में प्रगणक सीधा अपने चार्ज अधिकारी को ये जानकारी दे देंगे। तो चार्ज अधिकारी क्या करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग से इस बात की जानकारी दे देंगे कि देखिए वहाँ पे ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो वहाँ से अपनी जो भी प्रशासन है आकर के आगे की कार्रवाई करेगा। यह ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो ये दोनों होने वाला है। 2500 रुपये जो दिया जा रहा है ऑनलाइन कार्य के लिए, तो ऑनलाइन तो होगा ही, और कुछ प्रपत्र हैं जिसको आपको ऑफलाइन भरना होगा। तो पहले ऑफलाइन करने के बाद जो एप्लीकेशन दिया हुआ रहेगा उसमें सारे डाटा को आपको ऑनलाइन प्रविष्ट करना पड़ेगा, जो बेल्ट्रॉन के सर्वर पर जाके एकत्रित होगा। पहले तो वो चार्ज अधिकारी के पास जाएगा, वो अगर इसको डाटा को संपुष्ट कर देते हैं तो वहाँ से वो अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाएगा, वो डाटा संपुष्ट करेंगे तो वो जिला में जाएगा, जो नोडल पदाधिकारी हैं हमारे जिलाधिकारी, उनके पास। वो अगर डाटा को संपुष्ट कर देते हैं तो फिर वहाँ से वो बेल्ट्रॉन के सर्वर पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। और एक और सवाल है, ये बहुत ही लोगों का सवाल था कि अगर मेरे गन्ना क्षेत्र में एक ऐसा परिवार है जिसके कुछ सदस्य जो हैं किसी और वार्ड के हैं और कुछ किसी और वार्ड के हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है कुछ इस तरीके का, इसको हम 4 भाग में बांट ले रहे हैं।
मान लीजिए ये वार्ड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपको मिला है इस वार्ड नंबर 2 का मतलब गणना करने के लिए, सपोज कीजिए। और वार्ड नंबर 4 में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, जो भी है व्यक्ति है, इसका जमीन यहाँ पर भी है। अब ये क्या किया, अपना यहाँ पे भी घर बना लिया। तो इस व्यक्ति का नाम तो वार्ड नंबर 4 में था, लेकिन इसका जमीन वहाँ पे था, वो अपना घर बना लिया वार्ड नंबर 2 में। तो जब आप गणना करने जाएंगे तो चूंकि आपको वार्ड नंबर 2 का काउंटिंग करना है, तो ये आदमी का घर तो आपके ही गणना क्षेत्र में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि 4 का था तो 4 में जाके काउंट करवाएगा, ऐसा नहीं है। आपके गणना क्षेत्र में जितना भी मकान है, चाहे वो वार्ड नंबर किसी और का हो, किसी और जगह के व्यक्ति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके गणना क्षेत्र के जितने भी मकान होंगे, उन सारे का गणना आपको करना होगा। ठीक है, चाहे आपके गणना क्षेत्र में एक ऐसा मकान है जो पंजाब के व्यक्ति का है, तो बिहार का भी नहीं, पंजाब का है, वो तो वार्ड नंबर के बाद छोड़िए, वो तो राज्य अलग हो गया, फिर भी उसका काउंटिंग आपको ही करना होगा। भले वो किसी भी वार्ड का हो, कहीं का भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जो गणना क्षेत्र आपको दिया गया है, वार्ड तो बस एक सुविधा के लिए दे दिया कि चलिए आप इस वार्ड में जाके काम कर लीजिएगा। अब आपको जो वार्ड फिक्स कर दिया गया, मतलब एक आपको आबादी दे दिया गया कि इतनी आबादी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आबादी है, उस आबादी की काउंटिंग जो है आपको करना है। ठीक है, ये बस एक सुविधा के लिए दिया गया है। इसको हम वोटर आईडी वाले वार्ड नंबर से ज़्यादा लेकर के समझेंगे नहीं, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का नाम किसी और वार्ड में है, उसी के सदस्य परिवार के सदस्य का व्यक्ति का नाम किसी और वार्ड में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो गणना क्षेत्र है, उस गणना क्षेत्र में जितने भी मकान हैं, चाहे वो किसी दूसरे वार्ड के व्यक्ति का हो, चाहे एक ही मकान में 2 वार्ड का व्यक्ति रह रहा हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। अपने गणना क्षेत्र के संपूर्ण कवरेज जो है आपको ही करना है, चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, बेघर हो, किसी दूसरे वार्ड का हो, किसी दूसरे राज्य का हो, रेंट पे रह रहा हो, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो यहाँ से छोड़ के कहीं और चला गया हो, लेकिन उसका मकान अभी भी आपके मतलब गणना क्षेत्र में है, तो सबका काउंटिंग आपको ही करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एक ही परिवार है। अब उसमें कुछ व्यक्ति का नाम वार्ड नंबर 4 में है, कुछ व्यक्ति का नाम वार्ड नंबर 3 में है, और आपको दिया गया है वार्ड नंबर 2 का काउंटिंग करने के लिए, लेकिन जो घर है वो आप ही के गणना क्षेत्र में मान लीजिए आ रहा है, वार्ड नंबर 2 में ही घर बना के रह रहा है उस, तो वो भले किसी किसी वार्ड का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके गणना क्षेत्र के अधीन आता है, तो इसकी काउंटिंग जो है आप ही करेंगे। ये क्लियर हो चुका है। अगला है, अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब साफ साफ ये लिखा हुआ कि कोई बेघर परिवार है तो उसकी भी काउंटिंग आपको करनी है। तो जो बेघर परिवार है, जो 6 महीना पहले से यहाँ पे रह रहा है या अभी तुरंत तुरंत आया हुआ है, हो सकता है वो हरियाणा का हो सकता है वो पश्चिम बंगाल का हो, लेकिन जब आपके क्षेत्र में है तो काउंटिंग तो आपको करना है उसका। तो यहाँ तो वार्ड नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, आपके क्षेत्र में अगर है वो तो काउंटिंग आपको करना है। यहाँ वार्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है, वार्ड बस सुविधा के लिए दे दिया गया था, गणना क्षेत्र के निर्धारण के लिए। उसके बाद वार्ड का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ब्लॉक का मतलब है कि आप अपना ब्लॉक बना लेंगे कि किस कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपका काउंटिंग का ब्लॉक है या आपका उप ब्लॉक है। उसके बाद है अगला सवाल कि अगर किसी व्यक्ति का एक से अधिक जगह घर हो तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नाम है उनका एक, अब इनका जो घर है मोतिहारी में भी है और इनका घर जो है मान लीजिए मुजफ्फरपुर में भी है। ठीक है, और आपको गणना करने के लिए दिया गया है मोतिहारी के किसी वार्ड में जिसमें इनका घर पड़ता है, तो आप वहाँ पे तो काउंट करेंगे ही। ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला अपना मुजफ्फरपुर में काउंट करेगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप एक ही गणना क्षेत्र में, आप ही के गणना क्षेत्र में इनका 2-3 घर है, ठीक है, एक घर जिसमें वो मतलब अपनी वाहन आदि को रखते हैं, या एक ऐसा घर है जहाँ पे वो जलावन आदि का सामान रखते हैं, कच्चा मकान है, या एक घर उनका आवासीय है, एक मान लीजिए वो रेंट पे चलाते हैं, एक ऐसा है जिसमें वो मतलब शॉपिंग मॉल खोले हुए हैं, दुकान उकान आदि चलाते हैं। तो इस तरीके से अगर रहे तो जिस घर में वो मुख्य रूप से रहते हैं उसको आवासीय रूप में आप लिखेंगे, और बाकी जितने भी घर होंगे उनको आप गैर आवासीय या व्यावसायिक में उसको डाल देंगे। एक घर जो होगा उनका आवासीय हो जाएगा, बाकी के घर उनका व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है, अगर एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान राज्य के बाहर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आवासीय में रह जाएगा आपके यहाँ वाला। अगर एक ही जगह पे 2-3 मकान है तो एक आवासीय हो जाएगा, बाकी सब गैर आवासीय हो जाएगा।
और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 जगह पे मकान है और कुछ कुछ परिवार के सदस्य यहाँ भी रह रहे हैं, कुछ परिवार के सदस्य यहाँ भी रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सदस्य रह रहे हैं उनमें किसी एक को मुखिया बना करके यहाँ का नाम डाल दीजिए। दूसरी जगह पे जितने भी परिवार के सदस्य रह रहे हैं उसमें किसी एक आदमी का, जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनको परिवार का मुखिया बना करके वहाँ पे आप डाल दीजिए। इससे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और अगर पूरे आदमी को एक ही जगह डालिएगा तो दूसरी जगह वाले को गैर आवासीय में डालना पड़ जाएगा। या मान लीजिए वो वहाँ पे जाके काउंटिंग करा लेते हैं तो एक ही व्यक्ति का 2-2 जगह नाम आ जाएगा। तो ये इससे सूचना जो होगा, डाटा जो है रिपीटेशन हो जाएगा। तो ऐसे करने से बचना है। जितने व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे डाल दीजिए और जितने व्यक्ति उस दूसरी जगह पे रहते हैं उतने व्यक्ति को वहाँ पे आप डाल दीजिए। इससे डाटा का रिपीटेशन बचेगा। और अगर ऐसा करते हैं कि पूरे व्यक्ति को एक ही जगह ला करके यहाँ पे डाल दे रहे हैं आवासीय के फॉर्म में, तो ये वाला तो फिर गैर आवासीय के रूप में हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम आप यहाँ डाल दिए हैं। अब मान लीजिए वो ये जो घर है किसी दूसरे वार्ड गन्ना क्षेत्र में पड़ रहा है, वो फिर से यहाँ पे आके सारे व्यक्ति का नाम यहाँ पर भी डाल दे रहे हैं, तो इससे तो एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 जगह हो गया। तो इस चीज़ से बचना है। अगर 2 जगह घर है किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, जितने परिवार के सदस्य यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे दीजिए, जितने परिवार के सदस्य यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम यहाँ पे दीजिए। इससे डाटा का रिपीटेशन क्या होगा, बचेगा, रिपीट नहीं होगा डाटा। सबका नाम एक जगह देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में हो सकता है डाटा जो है रिपीट हो जाए। और अगर वैसा किया जा रहा है तो एक जगह को पूर्णतः जो है गैर आवासीय के रूप में आपको करवा देना है, उनको बोल करके कि आप वहाँ वाले जो घर है उसको आप गैर आवासीय या व्यवसायिक के रूप में लिखवा दीजिएगा, आवासीय के फॉर्म में नहीं डलवाइएगा। ये बात आप उनको समझा दीजिएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति भाड़े के घर में रह रहा है तो उस स्थिति में क्या करना है। तो अगर कोई परिवार भाड़े के घर में रह रहा है तो इसमें तो साफ अंकित है कि चाहे वो घर भाड़ा का हो, चाहे वो सब्जी मंडी में रह रहा हो या पुल पुलिया के नीचे रह रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, सबका काउंटिंग करना है इसमें आपको। अब भाड़े के परिवार में हो सकता है कोई एक ही व्यक्ति रह रहा है तो कोई बात नहीं, उसी एक ही व्यक्ति का नाम डाल दीजिए। और अगर वो ये कह रहा है कि मेरा नाम तो वहाँ पे डला चुका है जहाँ मेरा घर है एक्चुअल में, तो आप क्या कीजिए, उसको गैर आवासीय या व्यवसायिक के रूप में डाल सकते हैं। अगर वो श्योर है कि मेरा नाम जो है दूसरी जगह डला चुका है तभी। अगर नहीं डलाया हुआ है तो आप एक ही व्यक्ति का परिवार बना करके उनका नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस कोई छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जितना कम से कम रिपीट हो सके इस बात का भी ध्यान रखना है, छूटना बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है कि कोई प्रगणक अगर किसी आकस्मिक घटना की वजह से अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ मतलब हो रहे हैं तो क्या करना है। तो अगर किसी प्रगणक या पर्यवेक्षक को लगता है कि वो बीमार हो गए हैं या कार्य उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने चार्ज अधिकारी को इस बारे में सूचना देंगे, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी सुरक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनको उनके जगह पे अपॉइंट कर सकें, ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आपसे ये कार्य नहीं होने वाला है या मान लीजिए बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई है, तो आप क्या करेंगे, चार्ज अधिकारी को इसकी सूचना दे देंगे। तो चार्ज अधिकारी जितने भी सुरक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को आपकी जगह पे भेज देंगे, वही आपका सारा कार्य करेंगे। तो मानदेय भी उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई प्रगणक को थोड़ी बहुत सहायता चाहिए तो वो टोला सेवक हैं या जितने भी सहायक प्रगणक के रूप में हैं तो वो उनकी सहायता ले सकते हैं, जितने भी सहायक के रूप में। जैसे सहायक के रूप में आपको टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज के लोग हैं, ममता कर्मी, आशा कर्मी हैं, जीविका समूह की दीदी आदि हैं। तो उन लोगों का मतलब सहयोग ले सकते हैं प्रगणक अपने कार्य को, मतलब गन्ना क्षेत्र में। अगर कोई परिवार अपने मूल स्थान को छोड़ के कहीं बाहर निवास करता है तो इसमें दो मतलब केस हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि उनका घर वहाँ पे हो लेकिन वो कमाने के व्यू से सारे व्यक्ति किसी दूसरी जगह चले गए हों। तो अगर उनका घर वहाँ पर है तो काउंटिंग तो करना ही है, उनके घर पे उनका मकान संख्या दे करके काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा परिवार चला गया, उनका घर भी नहीं है, मूल स्थान पे उनका घर भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत जमीन वमीन है लेकिन घर बिल्कुल भी नहीं, तो इस केस में आप नंबर कहाँ पर देंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है कि उनके जो करीबी हैं, भाई होंगे या चाचा होंगे, जो भी हैं, जो नज़दीकी, बहुत जो नज़दीकी हों, उन्हीं के परिवार में आप इनको इंक्लूड करके, मतलब उनका नाम भी इंक्लूड कर लेंगे। और अगर उनका घर है तब तो उनका मकान संख्या दिया ही जाएगा, लेकिन घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आध टुकड़ा जमीन का बचा हुआ है, तो ऐसे केस में आप और अगर वो बिहार के बाहर हैं तब तो उनको उन्हीं के साथ जो है, जो उनके भाई हों या चाचा हों
या जो भी उनके निकट वाले संबंधी हैं उनके साथ आप उनको इंक्लूड कर देंगे। और अगर वो बिहार के बाहर नहीं है, यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह पे गए हैं जो बिहार के अंदर में ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो वहाँ पे अपना काउंटिंग करवा लेंगे। अगर परिवार का मुखिया हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं है, होता है ऐसा कभी कभी कि जैसे मान लीजिए घर है, इसमें जो मुखिया है वो राम है, ठीक है, और इनके परिवार में इनकी पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं, पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और ये जो है वो किसी कारणवश दुबई चले गए हैं, मान लीजिए, मतलब कमाने के लिए उसे दुबई चले गए हैं। अब ये लौट के आ भी नहीं सकते हैं 3-4 महीने के अंदर में, ताकि वो साइन कर सके। तो ऐसे केस में इस परिवार के मुखिया का नाम आप इनकी पत्नी का ही नाम दे देंगे, ताकि ये यहाँ पे अपना साइन कर सके। इससे कोई भी दिक्कत नहीं। अब खाली छोड़ देंगे, साइन नहीं होगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाला चीज़ है। तो आप इस परिवार के मुखिया का नाम जो है इनकी पत्नी का नाम दे देंगे। जो यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद होंगे उनको आप उस परिवार का मुखिया बना दीजिएगा। और अगर ये आ सकते हैं साइन करने के लिए, अगर ये यहाँ पे आ सकते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब इन्हीं को बना करके इनका साइन करवा लीजिएगा। क्योंकि अभी साइन हो रहा है तो फिर से द्वितीय चरण शुरू होगा, तो उसमें भी सबका साइन होने वाला है। तो इसलिए इन सब चीज़ से बचने के लिए अब जो है परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं, जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका नाम जो है परिवार के मुखिया के रूप में डाल दीजिएगा। इससे कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, कोई है ही नहीं, तब तो उनको किसी और के साथ जोड़ दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, और उसमें जो मेन होंगे वो अपना साइन कर लेंगे। क्या पर्यवेक्षक को भी नजरी नक्शा बनाना है? बिल्कुल, पर्यवेक्षक भी नजरी नक्शा बनाएंगे और वही नक्शा चार्ज रजिस्टर का हिस्सा होगा। प्रगणक के द्वारा बनाया गया नक्शा जो है चार्ज रजिस्टर का हिस्सा नहीं होगा। जो नक्शा पर्यवेक्षक बनाएंगे, 6 ब्लॉक का नक्शा इनको बनाना है एक साथ। 6 प्रगणक जो नक्शा बना कर देंगे, मान लीजिए पहला प्रगणक, दूसरा, ये 3, 4, 5 और ये 6 प्रगणक अपना नक्शा बना कर दिए। अब इस सबको एक साथ इंक्लूड करके पर्यवेक्षक को अपना एक नक्शा बनाना है, और यही नक्शा चार्ज रजिस्टर का हिस्सा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सवाल जो है अब डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।